Climatology. Consider the following statement. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiations. स्टेटमेंट 1 में एटमॉस्फेयर जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से ज़्यादा गर्म होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. स्टेटमेंट 2. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. स्टेटमेंट 2 में ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. तो इसमें से कौन सा ऊपर का स्टेटमेंट करेक्ट है? A. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. ये जो है statement 1 है और statement 2 है वो करेक्ट है. statement 2 explain करता है statement 1. B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 does not explain statement 1. दोनों statement 1 और statement 2 करेक्ट है. statement 2 जो है explain नहीं करता है statement 1 को. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 correct है लेकिन statement 2 incorrect है. D. Statement 1 is correct but statement 2 is correct. Statement 1 जो है incorrect है, statement 2 correct है. तो heat budget of the earth का heat budget. Statement 1. Statement 1 is incorrect. The atmosphere is primarily heated by terrestrial radiation, which is the long-wave radiation emitted by Earth's surface after it absorbed by solar radiations. Statement 1 जो है करेक्ट नहीं है. तो एटमॉस्फेयर जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होता है, ना कि सन रेडिएशन से. तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो अर्थ सरफेस से रिलीज़ होता है और वो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है. वाइल द एटमॉस्फेयर डज ऑब्जर्व सम डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, इट इज़ द आउटर long wave radiation from the Earth's surface which gets trapped by greenhouse gases that play a major role in warming the atmosphere. एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व करता है और ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो अर्थ के सरफेस से निकलता है, जो ट्रैप होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और एटमॉस्फेयर को वार्म करता है. फ्रॉम द डायग्राम अबाउट 65 यूनिट आउट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ हीट आर ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस. तो ये डायग्राम जो 65 तो ये डायग्राम हीट का 100 यूनिट से 65 यूनिट ऑब्जर्व होता है एटमॉस्फेयर की वजह से और लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म होता है. द स्टेट वेव रेडिएशन इज अ मेजर कॉज बिहाइंड द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में हीटिंग होता है. Statement 2 is correct. The long wave radiation is observed by atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. Statement 2 correct है क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर गैस ऑब्जर्व करता है और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस. सो it is mainly because their molecular structure allow them to vibrate and absorb infrared energy emitted by Earth's surface. ऐसा क्योंकि molecular structure जो है अलाउ करता है वाइब्रेट करने में और वो इंफ्रारेड एनर्जी अर्थ सरफेस जो है इंफ्रारेड एनर्जी ऑब्जॉर्व एमिट करता है, रिलीज़ करता है. TW only IS extra edge. So
PWLI's X stage में क्या है, विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड फॉल फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस। अगर अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहा तो अर्थ का टेम्परेचर जो है -15 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब अर्थ के एवरेज टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। दिस ड्रॉप वुड मेक द प्लैनेट टू कोल्ड फॉर मोस्ट लिविंग थिंग्स। ज़्यादातर ये जो है ग्रीन हाउस गैस जो है अर्थ का टेम्परेचर कम कर देगा लिविंग थिंग्स के लिए। ओशन वुड फ्रीज कवर लार्ज एरिया विद आइस। ओशन जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा बहुत सारे एरिया में। फार्मिंग को फेल कॉजिंग फूड शॉर्टेज। फार्मिंग जो है वो फेल हो जाएगा फूड शॉर्टेज की वजह से। मैनी एनिमल प्लांट्स वुड डाई बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच कोल्ड कंडीशन। बहुत सारे एनिमल प्लांट जो है मर जाएंगे कोल्ड कंडीशन में। ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हेल्प करता है एटमोसफेयर में हीट ट्रैप करने के लिए। इट कीप्स अर्थ टेम्परेचर स्टेबल। अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल रखता है। दिस वार्म अलाउ लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट एंड सपोर्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल्स। तो ये जो अर्थ का जो ये वार्म जो है अलाउ करता है लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट करने में और सपोर्ट करता है प्लांट्स एनिमल लोगों को। विदाउट इट अर्थ वुड नॉट बी ए हैबिटेबल प्लानट। इसके बिना जो है हैबिटेबल प्लानट नहीं रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2024। Statement 1. Thickness of the Earth atmosphere at the equator is much larger as compared to the pole. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ट्रोपोस्फियर का थिकनेस जो है इक्वेटर पे ज़्यादा है कंपेयर टू पोल से। मतलब इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फियर का थिकनेस ज़्यादा है पोल से। फिर स्टेटमेंट 2. एट the equator, heat is transported to heat great height by strong convectional current. तो यहाँ पर इक्वेटर में हीट जो है ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेट हाइट में स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. दोनों statement 1 statement 2 correct और statement 2 जो explain करता है statement 1 को। with both statement 1 and statement 2 are correct और statement 2 does not explain statement 1. दोनों statement 1 और statement 2 correct है लेकिन statement 2 statement 1 को explain नहीं करता है। सी statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो उसका हाइट जो है 13 किलोमीटर है। पोल के नज़दीक हाइट 8 किलोमीटर, इक्वेटर के नज़दीक जो है 18 किलोमीटर है। स्टेटमेंट 2 is correct. The equator strong convection current form due to intense solar heating. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट होता है। इक्वेटर में स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है इंटेंस सोलर हीटिंग की वजह से। दिस करंट कैरी हीट एंड मॉइस्चर टू ग्रेट हाइट पुशिंग द ट्रोपोस्फियर अपवर्ड एंड इंक्रीजिंग इट्स थिकनेस। तो ये करंट जो है ये हीट और मॉइस्चर को कैरी करता है, ग्रेट हाइट में पुश करता है ट्रोपोस्फियर को ऊपर की तरफ और थिकनेस को बढ़ाता है।
Statement 2 is explain statement 1. तो statement to explain करता है statement 1 को the great thickness of the tropospheres at the equator. Statement 1 is due to strong convectional current. Statement 2 तो यहाँ पे इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फीयर का थिकनेस जो है वो ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट की वजह से. स्टेटमेंट 2 में intense solar heating at the equator cause air to rise, creating powerful convection current that push the troposphere higher, expanding the tropospheres. तो यहाँ पर इक्वेटर में जो इंटेंस सोलर हीटिंग जो है वजह से हवा जो है ऊपर बढ़ता है, वो पावरफुल कन्वेक्शन करंट क्रिएट करता है और पुश करता है ट्रोपोस को हायर बढ़ाता है और ट्रोपोस्फीयर को एक्सपांड करती है. कॉन्ट्रास्ट वीकर कन्वेक्शन एट द पॉइंट ड्यू टू मिनिमम सोलर हीटिंग रिजल्ट इन अ थिनर ट्रोपोस्फीयर. तो उसका अपोजिट में क्या है वीकर कन्वेक्शन जो है पोल में, तो मिनिमम सोलर हीटिंग की वजह से ट्रोपोस्फीयर थिन होता है. सो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर जो है इक्वेटर में उसका थिकनेस बढ़ता है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट की वजह से. इंटेंस सोलर हीटिंग जो होता है इक्वेटर में होता है, इसकी वजह से बढ़ता है. पावरफुल कन्वेक्शनल करंट होता है, पुश करता है ट्रोपोस को हायर में, एक्सपांड करता है ट्रोपोस्फीयर को. फिर इसके ऑपोजिट विंड का कन्वेक्शन जो रहता है पोल में रहता है. तो मिनिमम सोलर हीटिंग की वजह से थिनर ट्रोपोस्फीयर होता है. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. दोनों statement 1 और statement 2 correct है और statement 2 explain करता है statement 1 को. With the reference to the earth atmosphere, which one of the following statement is correct? तो अर्थ एटमोसफियर का रेफरेंस लेते हुए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of the received at the pole. तो जो इंसोलेशन जो है टोटल अमाउंट वो इक्वेटर में मिलता है 10 टाइम रहता है जो पोल्स में मिलता है. B. Infrared ray constitute roughly 2/3 of insolation. इंफ्रारेड रे में जो है 2/3 इंसोलेशन मिलता है. Infrared wave largely absorb water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. इंफ्रारेड जो है वो वाटर वेपर अब्जॉर्ब करता है और वो कॉन्सेंट्रेट होता है लोअर एटमोसफियर में. The infrared wave are part of the visible spectrum of electromagnetic wave of solar radiations. तो इंफ्रारेड वेव जो है विजिबल सोलर रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है इंफ्रारेड. So option is C, A is incorrect. Though it is accurate that the equator receives great direct sunlight in comparison to the poles, the disparity in insolation is not as substantial as tenfold. तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है. इसमें क्या था कि जो इंसोलेशन का टोटल अमाउंट जो है इक्वेटर में वो 10 टाइम ज़्यादा रहता है पोल से. वो गलत है क्योंकि इक्वेटर में ज़्यादा सनलाइट मिलता है, ठीक है, कंपेयर टू पोल से, और सब्सटेंशियल जो है वो 10-fold नहीं है. द वेरिएंस इन इंसोलेशन बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल प्रीडोमिनेटली अराइज फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस. और जो इंसोलेशन का वेरिएंस जो है इक्वेटर और पोल्स के बीच में बढ़ता है, वो अर्थ का कर्वेचर प्रीडोमिनेट करता है और एक्सिस का इंक्लिनेशन करता है, कॉजिंग सनलाइट टू स्ट्राइक डिफरेंट लैटिट्यूड एंड वेरिंग एंगल.
उसकी वजह से सनलाइट जो है अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग एंगल्स दिखाता है। Instead of 10 folds difference, the actual variance is estimated to be around 2.5 times. तो जो इक्वेटर का जो थिकनेस है वो पोल से 2.5 टाइम्स है। So option B is incorrect. Insolation denoted that the entirety of solar radiation reaching the Earth's surface encompassing a wide range of electromagnetic radiations. इसका मतलब ये है कि सोलर रेडिएशन का जो इंसोलेशन है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वाइड रेंज में एनकम्पास करता है। Although infrared radiation constitutes a substantial portion, about 49% of the solar radiation, it does not represent 2/3 of the insolations. तो infrared radiation में solar radiation का 49% सब्सटेंशियल पोर्शन रहता है, वो इंसोलेशन का 2/3 भी रिप्रेजेंट नहीं करता। इंसोलेशन कंप्राइज विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन। इंसोलेशन में विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन होता है एंड वेरियस अदर वेवलेंथ अलोंग साइड इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो दूसरे भी वेवलेंथ वाला रेडिएशन रहता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंसोलेशन में विजिबल लाइट रहता है, अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट रहता है और इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। Option C is correct. The atmosphere warms up by absorbing long-wave radiation emitted from the Earth's surface, mainly in the form of ultraviolet radiation. एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से लॉन्ग वेव रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है और इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर्म करता है। एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस से लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। वाटर वेपर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। वाटर वेव जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को स्ट्रांगली ऑब्जॉर्ब करता है। इन द लोअर एटमॉस्फेयर वेयर इट कंसंट्रेशन इज हायर इट ऑब्जॉर्ब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अर्थ एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशन रहता है उसको ऑब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर वो। Option D is incorrect. Infrared radiation is not part of visible range. Infrared radiation has wavelength longer than those of visible eye and is not perceptible to the human eyes. ऑप्शन डी में क्या है इनकरेक्ट है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो विजिबल रेंज इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन का रेंज का पार्ट नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ लंबा रहता है कंपेयर टू विजिबल लाइट से ह्यूमन आइज से। PW only as super hint. For $1, 10 times sound exaggerate. Yes, pole receive less, but not that drastically extreme figure like 10 times in UPSA form often red flags. $1 10 times ज़्यादा साउंड करता है क्योंकि पोल को जो है ड्रास्टिकली आवाज़ करता है, 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे रेड फ्लैग दिखाता है और $2. If IR were 2/3 of insolation, the sun wouldn't look so bright. It would be mostly invisible to us. Since IR is not visible, तो $2 के लिए IR जो है वो सन इंसोलेशन को 2/3 पर रहता है, ब्राइट रहता है, इनविजिबल रहता है और IR से विजिबल नहीं रहता है, hence likely false. $4 for use basic science logic visible what we can say IR is invisible hence likely false.
तो $4 में बेसिक साइंस क्या है कि विजिबल इक्वल टू जो हम देख सकते हैं, आया जो इनविजिबल रहता है, इसलिए फॉल्स है. सो the atmosphere warm up by absorbing long-wave radiation emitted from the Earth's surface, mainly in the form of infrared radiation. तो एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है क्योंकि अर्थ का सरफेस जो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ करता है उसको अब्जॉर्ब करता है. वाटर वेपर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. वाटर वेपर जो इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है. इन द लोअर एटमॉस्फेयर हियर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई. और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लोअर एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है. इट ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अर्थ एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन. और जो है अर्थ का जो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ करता है और एटमॉस्फेयर उसको ऑब्जर्व करता है. एटमॉस्फेयर के बाद में क्या होता है, गर्म होता है. Consider the following statement. Statement 1. The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Soil जो tropical rainforest में रहता है rich रहता है nutrients में. Statement 2. Higher temperature moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. Statement 2. जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट का मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर सॉइल में वो डिकम्पोज होता है क्विकली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Statement 1 और statement 2 correct है. Statement 2 जो है correct explanation statement 1 का. B. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not correct explanation for statement 1. Statement 1 और statement 2 जो है correct है. Statement 2 जो है correct explanation है statement 1 का. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 correct है, statement 2 incorrect है. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Statement 1 incorrect है लेकिन statement 2 correct है. Statement 1 is incorrect. Tropical rainforests occur near the equator and close to the tropics. Tropical rainforest जो है इक्वेटर के नज़दीक होता है लेकिन ट्रॉपिक्स से नज़दीक होता है. Thus it receives heavy rainfall throughout the years. इसीलिए रेनफॉल मिलता पूरे साल. The heavy rain causes intense leaching of the soil, which increases the acidity of the soils. The heavy rain जो है उसकी वजह से सॉइल का बहुत लीचिंग होता है और वो सॉइल का एसिडिटी को बढ़ाता है. Due to increased acidity, there is an issue of less nutrition absorption from the soil. तो यहाँ पे सॉइल से लेस न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि एसिडिटी बढ़ने की वजह से. Thus, the claim that tropical rainforests are rich in nutrition is inappropriate. इसीलिए लोग बोलते हैं कि ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट रिच है न्यूट्रिएंट्स में, वो गलत है. ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में जो है इक्वेटर के नज़दीक है, ट्रॉपिक्स से क्लोज है, तो ज़्यादा रेनफॉल मिलता है पूरा साल. ज़्यादा रेनफॉल की वजह से सॉइल का लीचिंग होता है जिसकी वजह से सॉइल का एसिडिटी बढ़ता है. सॉइल का एसिडिटी बढ़ने की वजह से सॉइल में न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन जो है कम होता है सॉइल में. इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच है न्यूट्रिशन में, वो गलत है स्टेटमेंट. फिर स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. As the tropical rainforest lies in a region of heavy rainfall and near to the tropic, thus the climate here is hot and humid. This causes rapid decomposition of the dead or organic material present in the soils. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. तो क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हेवी रेनफॉल रीजन्स
और ट्रॉपिक के बीच में रहता है। यहाँ का क्लाइमेट गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, जिसकी वजह से डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है उसका रैपिड डिकम्पोजिशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, which is statement 1 is correct, incorrect, but statement 2 is correct. Statement 1 incorrect है लेकिन statement 2 correct है। Consider the following statement. The temperature contrast between continent and ocean is greater than summer than in winter. जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बीच में जो टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट है वो समर में और विंटर में ज़्यादा विंटर में कम है। स्टेटमेंट 2, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। जो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा कंपेयर टू लैंड सरफेस, विच आर वन ऑफ द फॉर्म्स करेक्ट इन इस पर ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ऊपर का स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट है? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. दोनों statement 1 और statement 2 correct है। statement 2 जो है correct explanation statement 1 का। Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. दोनों statement 1 और statement 2 correct है, लेकिन statement 2 जो correct explanation नहीं statement 1 का। C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 correct है, statement 2 incorrect है। D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Statement 1 incorrect है, statement 2 correct है। Statement 1 is incorrect. The temperature contrast between continent and ocean is greater during winter than in summer. तो स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट है, टेम्परेचर जो है कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में एक दूसरे के साथ ज़्यादा ऑपोजिट है विंटर के वक्त कंपेयर टू समर में। द रीज़न फॉर दिस इज, रीज़न क्या है? In summer, the land heat up faster and water due to its lower specific heat capacity. समर में जो हीट जो है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू वाटर जो लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रहता है। However, both land and ocean are warm, so the temperature difference is relatively small. लैंड ओशन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है कम है। इन विंटर लैंड कूल डाउन मोर रैपिडली देन वाटर बिकॉज वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस लीड्स टू लार्जर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कूलर लैंड रिलेटेड टू वार्मर ओशन। विंटर में क्या होता है, ज़मीन ठंडा होता है और वाटर जो है, क्योंकि वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से कूलर लैंड और वार्मर ओशन के बीच में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट टेक्स टू रेज और लोअर द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट जो है, ये हीट का अमाउंट, हीट एनर्जी का अमाउंट जो है वो बढ़ता है, या फिर 1 ग्राम जो सब्सटेंस का 1 ग्राम जो है उसका टेम्परेचर कम होता है 1 डिग्री सेल्सियस से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्राई सॉइल। तो इस वाटर का जो स्पेसिफिक हीट जो है ज़्यादा रहता है ड्राई सॉइल से। दिस वाटर अब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट मोर क्लोजली देन लैंड। पहले वाटर जो है हीट को ऑब्जॉर्व करता है स्लोली कंपेयर टू लैंड से। PW ओनली आया सुपर हिंट। PW जो है आया सुपर हिंट है। फर्स्ट वन, व्हेन इवैल्यूएटिंग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लैंड एंड ओशन,
Hours axis which season allow for a larger numerical difference तो S1 में तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है लैंड और ओशन के बीच में वो ऑपोजिट रहता है। सीजन जो है वो उसमें डिफरेंट numerical number होता है। लैंड कैन कूल टू बिलो -20°C एंटर विद एडिशन ओशन मीडियम 10 to 20°C। लैंड जो है ठंडा होता है -20°C में विंटर में, और ओशन जो है 10 to 20°C एडजस्टेंट होता है रिजल्ट इन 30 to 40°C 30 to 40°C गैप होता है। इन कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग समर land may reach up to 45 to 50°C, but the ocean surface typically warm only to around 30°C, limiting the contrast to 15°C. Hence, this will likely fall. समर के वक्त लैंड जो 45 to 50°C तक रहता है, ओशन सरफेस गर्म होता है 30°C से, तो यहाँ पे 15-20°C का कॉन्ट्रास्ट रहता है, इसमें फॉल्स रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का बेनिफिट हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हाई क्लाउड जो है सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, अर्थ का सरफेस को ठंडा करता है। Low cloud have a high absorption of the infrared radiation emanating from the Earth's surface and thus cause a warming effect। तो यहाँ पे लो क्लाउड जो है यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन हाईली ऑब्जॉर्ब करता है, अर्थ का सरफेस से एमिनेट करता है और वार्मिंग इफेक्ट देता है। Which one of the following statement you above is or are correct? स्टेटमेंट 1 जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? A1 only, B2 only, C1 both 1 and 2. Neither 1 nor 2. The statement 1 is incorrect. Low thick cloud, not the high cloud primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. With the statement 1 incorrect. Low thick cloud, ना कि high cloud रिफ्लेक्ट करते सोलर रेडिएशन को, अर्थ का सरफेस को ठंडा करता है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हाई थिन क्लाउड not the low cloud primarily transmits incoming solar radiations. At the same time, they trap some of the outgoing infrared radiation emitted by the earth and radiate it back downward here thereby then warming the surface of the earth। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, मतलब हाई थिन क्लाउड ना कि लो क्लाउड ट्रांसमिट करता है सोलर रेडिएशन को, उसी टाइम जो है इंफ्रारेड रेडिएशन भी ट्रैप हो जाता है और ये सोलर रेडिएशन कौन रिलीज़ करता है? अर्थ, वो पीछे की तरफ रेडिएट करता है, अर्थ को वार्म करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 और 2। हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन कूल सरफेस ऑफ द अर्थ, ये रॉन्ग है। फिर low cloud have high absorption of infrared radiation emanating from Earth's surface and thus cause warming effect, वो भी wrong है। Consider the following statement. 1. In tropical zone, the western section of the ocean are warmer than the eastern section, owing to the influence of trade winds। तो ट्रॉपिकल जोन में ओशन का वेस्टर्न सेक्शन जो है गर्म रहता है ईस्टर्न सेक्शन में, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस की वजह से। सेकेंड, इन टेम्परेचर जोन वेस्टर्न लाइन मेक्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। टेम्परेचर जोन में वेस्टर्न जो है वो ईस्टर्न सेक्शन जो ओशन का गर्म करता कंपेयर टू वेस्टर्न सेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव अबव इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? 1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2।
Statement 1 is correct. In tropical zone, trade winds blow from the east towards the west. ट्रॉपिकल जोन में विंड जो है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाता है. दिस विंड पुश वार्म सरफेस वाटर टूवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन. की वजह से विंड जो है वार्म सरफेस वाटर को वेस्ट ओशन का वेस्टर्न पार्ट की तरफ पुश करता है. एग्जाम्पल द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन. Example, the Western Pacific Ocean, Western Atlantic Ocean. As a result, the water in the western part of the tropical ocean is warmer than the eastern part. तो ट्रॉपिकल ओशन में जो वेस्टर्न पार्ट है उसका पानी गर्म है कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट से. The eastern section of the ocean tend to have upwelling. The colder nutrient-rich water from deeper layers rise to the surface. तो ओशन का जो ईस्टर्न सेक्शन जो है अपवेल करता है, ठंडा रहता है, न्यूट्रिशन रिच वाटर रहता है सरफेस का डीप लेयर राइज से. Statement 2 is correct. In temperature zone, the western line wind blowing from the west towards the east push the surface water eastward, causing the western part of the ocean, like the western coast of कॉन्टिनेंट टू बी कोल्डर. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. टेम्परेट जोन में वेस्टर्न लाइन जो है ब्लो करता है वेस्ट विंड जो है वेस्ट से आता है और ईस्ट की तरफ जाता है तो सरफेस वाटर को ईस्टवर्ड की तरफ लेके जाता है. इसकी वजह से ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट जो है ठीक है वो ठंडा हो जाता है, मतलब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट ठंडा हो जाता है. The water in the eastern section of ocean tend to be warmer due to Ekman transports, which move water towards the eastern coast. ये जो पानी जो है ईस्टर्न सेक्शन में ओशन का वो गर्म होता है एकमान ट्रांसपोर्ट की वजह से. इसकी वजह से वार्म वाटर जो है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाता है. For example, in North Atlantic Ocean, the Gulf Stream carry warm water from the tropic of the eastern coast ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. तो यहाँ पे अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म वाटर कैरी करता है नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न वार्म अमेरिका का ट्रॉपिक से लेकर यूरोप के ईस्टर्न कोस्ट तक, कीपिंग द ईस्टर्न सेक्शन वार्मर देन द वेस्टर्न पार्ट. तो ईस्टर्न सेक्शन जो है गर्म रहता है वेस्टर्न पार्ट से. सी जो है करेक्ट है बोथ 1 and 2. मतलब ट्रॉपिकल जोन में जो ओशन का वेस्टर्न सेक्शन है वो गर्म रहता है कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्शन में जब ट्रेड विंड होता है. तो टेम्परेचर जोन में वेस्टर्न लाइन जो है वो ईस्टर्न ओशन के ईस्टर्न सेक्शन को वार्म करता है, ज़्यादा वार्म करता है कंपेयर टू वेस्टर्न सेक्शन से.